नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। जिस तरीके से 2024 की आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसे में इस बीच एक अहम कड़ी आई थी राज्यसभा चुनावों के रूप में। और राज्यसभा चुनाव जिस तरीके से 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर संपन्न हुए, उससे पहले यहां 12 राज्यों की 41 सीटों पर जो तमाम उम्मीदवार तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा उतारे गए थे, वे निर्विरोध चुन लिए गए थे। लेकिन इसके बाद बचे थे 3 राज्यों की 15 सीटें, जिसमें 4 सीटें कर्नाटका से थी, 1 सीट हिमाचल प्रदेश और शेष 10 सीटें उत्तर प्रदेश से थी। और फिर मंगलवार को तीनों ही राज्यों की तमाम राज्यसभा सीटों पर चुनाव होता है और सबसे तीखी, सबसे पैनी नजर रहती है उत्तर प्रदेश। प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य, 10 सीटें होती हैं और संभावनाएं मानी जाती हैं कि 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, जबकि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लेकिन फिर सिलसिला शुरू होता है क्रॉस वोटिंग का और यहां पर बीजेपी अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने 8वें उम्मीदवार को जिता लिया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा करी सहयोगी दलों ने। चाहे यहां पर उसके किन्हीं भी सहयोगी दलों की बात हो, चाहे यहां पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की जनसत्ता दल की बात हो यहां पर, या इसके अलावा यहां पर अगर बात हो सुभाष सपा की हो या अन्य सहयोगी दल हो। और कहीं ना कहीं इसमें ऐन मौके पर जाकर के बड़ी भूमिका अदा की जयंत चौधरी की आरएलडी ने। 9 विधायक सूबे में उनके पास वर्तमान में हैं और 9 विधायकों ने लगभग माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि जयंत के सभी विधायकों ने यहां बीजेपी को वोट तो दिया, लेकिन अब जयंत ने किस आधार पर बीजेपी को वोट दिया। जयंत चौधरी 7 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव उन्हें दे चुके थे और उसके कुछ ही वक्त बाद वे ऐलान करते हैं कि वे इंडिया गठबंधन से अब पीछे हट रहे हैं, अपनी दूरी बना रहे हैं। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत जयंत को 7 सीटें अखिलेश यादव ने दी थी, उसके बाद यहां पर यह चीज देखने वाली रही कि जब उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा तो किस आधार पर छोड़ा, क्या कुछ एनडीए में जाकर के मिला। हालांकि एनडीए में जाने का भी औपचारिक ऐलान बाकी है, लगातार इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जयंत कब औपचारिक ऐलान करेंगे। लेकिन एनडीए की तरफ से बात कही गई कि जयंत चौधरी आरएलडी को वो 2 और +1 यानी कि 2+1 के फॉर्मूले पर अपने साथ लाए हैं। 2+1 क्या था? 2+1 ये था कि 2 लोकसभा सीटें और साथ में 1 राज्यसभा सीटें रालोद को भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है और उसके साथ ही वो एनडीए में आ रहे हैं। अब जब राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 8 उम्मीदवार राज्यसभा सांसद के तौर पर बीजेपी की ओर से पहचान उत्तर प्रदेश की तरफ से बना चुके हैं, तो उस 2+1 में उस 1 का आखिर क्या हुआ? क्या हुआ उस राज्यसभा सीट का जो जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऑफर करी जा रही थी? बड़ा सवाल यहां पर उठता है और इसके साथ ही कई और सवाल हैं जो अब इस पूरे सियासी महकमे को लेकर लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों को न्यूज रूम में अपने तमाम साथियों से जानेंगे। नाजमीन सबसे पहले हमारी सहयोगी है। नाजमीन, 2+1 की बात हुई थी, 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीटें, कहां गई वो राज्यसभा सीट? 1 राज्यसभा सीट की पेशकश हुई थी उत्तर प्रदेश, 8 सीटें बीजेपी ने जीती, 8 ही अपने पाले में लिया, अपने खुद के उम्मीदवार जीते हैं। क्या हुआ आखिर उसे 1 राज्यसभा सीट का? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव हुआ। यहाँ पर 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले से उतारे। यहाँ पर 8 जो प्रत्याशी उतारे वो भारतीय जनता पार्टी से थे। यहाँ पर रालोद से नहीं थे, सुभाषपा से नहीं थे, यहाँ पर और पार्टी से नहीं थे जो एनडीए के साथ जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी चर्चा तो यहाँ पर यही देखी जाती है कि तय तो इसी वजह से हुआ था कि 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही यहाँ पर खेल बिगाड़ दिया जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए थे, एक उम्मीद यहां पर टूट गई। अब एक और उम्मीद यहां पर जयंत चौधरी की बचती हुई नजर आती है, वो है लोकसभा सीटों को लेकर। अब जिन लोकसभा सीटों की बात की जा रही है, क्या जो दावा जयंत चौधरी कर रहे हैं कि मुझे ये सीटें चाहिए, क्या वो सीटें भारतीय जनता पार्टी देंगी? क्या एनडीए की बैठक में इन सीटों पर फैसला हो पाएगा? क्योंकि उनके सहयोगी दल भी सीटों को लेकर बड़ी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो यहाँ पर जयंत चौधरी ये कहते हुए नजर आए थे, किसानों के मसीहा हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं, जाट समुदाय का वोट उनको मिलता हुआ नजर आता है, यादव समुदाय का वोट भी उन्हें ही मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी तो इस बार के लोकसभा चुनाव में एक ऐसी नीति बनाती हुई नजर आ रही है और वो नीति है कि हमें यहाँ पर
तमाम वर्गों को साथ लेकर चलना है, यानी कि हर वर्ग से एक ऐसे चेहरे को उतारना है जो उस वर्ग को साध सके। जबकि आपने ये देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे ही चेहरों को उतारा गया था। तो एनडीए के साथ जो जुड़ रहे हैं, पिछड़े दल वाले जुड़ रहे हैं, पिछड़े वर्ग वाले हैं, दलित वाले हैं, यहाँ पर ब्राह्मण समाज से भी जुड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन खासकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वो पीडीए की विचारधारा को लेकर चला जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी लेकर चल रही थी। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम पीडीए के आधार पर ही चलेंगे, लेकिन अब तो वो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, क्योंकि जयंत चौधरी को साध लिया जाट समुदाय को साधने के लिए, ओपी राजभर यहाँ पर हैं पिछड़े वर्गों को साधने के लिए, यहाँ पर राजा भैया देखेंगे वो भी यहाँ पर मौजूद है एक वर्ग को साधने के लिए। तो ये चेहरे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ना सिर्फ राज्यसभा का चुनाव उन्होंने जिताया, आपने ये देखा होगा कि राज्यसभा में रालोद के 9 के 9 विधायकों ने वोट दे दिया था सीधे तौर पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर खुद जयंत चौधरी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है कि अपने 9 के 9 विधायकों को समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिला दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि एक भी सीट राज्यसभा की नहीं मिली। बिल्कुल, यहाँ पर एक भी सीट राज्यसभा की नहीं मिली। 9 विधायक वर्तमान में सूबे की विधानसभा में है जयंत के पास, और 9 के 9 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन तो कर दिया, लेकिन अब बदले में जयंत को क्या मिला? क्या उस 2+1 के बाद जो एक खत्म हो चुका है, क्या उस 2 पर भी अब यहां उन्हें झटका लगने वाला है, या फिर बीजेपी ने जयंत चौधरी को फंसा दिया है? शिखा, क्या बीजेपी ने जयंत चौधरी को फंसा दिया? 2+1 की पेशकश रखी उनके सामने, जिससे वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गए। अब उस 2+1 में 1 भी बीजेपी ने अपने पास रख लिया। जो 2 यानी कि जो 2 लोकसभा सीटें थी उन पर अब चर्चा बाकी है, लेकिन यहाँ जयंत मानेंगे नहीं, और अगर वे वापसी करना चाहेंगे इंडिया गठबंधन में तो भी यहाँ पर संभावना नहीं है। तो क्या कुल मिलाकर के अब बीजेपी ने जयंत को फंसा दिया है? जी, देखा जाए तो जयंत चौधरी की तरफ से अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है जिसमें ये बताया गया हो कि वो एनडीए की तरफ जाते हुए दिखेंगे। लेकिन ये साफ तौर पर नजर आ रहा था जब उनके दादाजी को यहाँ पर भारत रत्न दिया गया था, चौधरी चरण सिंह को यहाँ पर भारत रत्न दिया गया था, उसके बाद साफ तौर पर जयंत सिंह ये कहते हुए नजर आए थे कि वो उनका दिल ये कर मोदी ने खुश कर दिया है। तो ये बात उनकी तरफ से सामने आई थी, जिसके बाद साफ तौर पर ये कहा जाने लगा कि एनडीए में उनके जाने की अटकलें अब तेज हो गई। लेकिन अब ये देखा जाता है कि उनकी जो सीटों की मांग थी कि 2 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट, वहां पर अब जयंत चौधरी को एक जो राज्यसभा की सीट थी वो भी उनके हाथ में नहीं दी जाती है। तो इसके बाद यही तमाम चीजें सामने आती हैं, जिसके बाद अब ये देखने को मिल सकता है कि जयंत चौधरी यहां पर वापस इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मांगे थी वो यहाँ एनडीए गठबंधन में रहकर पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में वापस जाएंगे? दिनेश, क्या वापस जाएंगे? कांग्रेस सीटें कौन देगा? क्या अपनी जो 17 सीटें खाते में आई हैं कांग्रेस के, क्या कांग्रेस अपनी सीटें देगी या अखिलेश अपनी सीटें देंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में जिस वक्त जयंत चौधरी शामिल थे उसी वक्त 7 सीटों का ऐलान कर दिया था कि पश्चिमी यूपी की 7 सीटों पर यहाँ पर गठबंधन में शामिल होकर जयंत चौधरी जो है चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। और निश्चित तौर पर उनका जो सियासी दबदबा है, उनकी पार्टी का, उनके पिताजी का, उनके दादा का, वो सियासी वर्चस्व पश्चिमी यूपी में जो है किसानों की राजनीति करते आए हैं, बड़ा रुतबा रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जयंत चौधरी के लिए 2 धारी तलवार बना दिया है, क्योंकि 2+1 का जो फॉर्मूला था, एक कैंडिडेट उनकी तरफ से राज्यसभा जाना था, 2 लोकसभा की सीटें पहले तो मुजफ्फरनगर की मांग की जा रही थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि कैराना की सीट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और कैराना भी मुजफ्फरनगर इलाके में आता है, वहाँ भी किसानों का वोट अच्छा खासा मिलता है। जयंत चौधरी के पिताजी की काफ़ी अच्छी सक्रिय भूमिका रही थी वहाँ पर। दूसरी तरफ देख लिया जाए तो यहाँ पर बागपत सीट जो उनकी घरेलू सीट है, वहाँ पर ये खबरें चल रही थी कि चारू चौधरी जो है चुनाव लड़ सकती हैं, और ये दोनों घरेलू सीटें मानी जाती हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जब राज्यसभा नहीं भेजा गया है तो जयंत चौधरी के दिल में इस बात की टीस जरूर होगी कि राज्यसभा के एक सांसद उन्होंने खो दिया है आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। और ये कहीं ना कहीं जो चुनावी नतीजों से पहले शुरुआती रुझान होते हैं, उन शुरुआती रुझानों में यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है जयंत चौधरी को। अब आगे की रणनीति किस तरीके से तय करेंगे? क्या वापस दोबारा से इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे, या फिर अकेले दम पर पश्चिमी यूपी में हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे? ये सबसे बड़ी चीज रहने वाली है। अच्छा, आपने यहाँ पर सीधे तौर पर जिक्र कर दिया है कि जयंत या तो यहाँ इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं या फिर अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। रालोद अगर पश्चिमी यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ती है, नुकसान ज्यादा किसे देगी? इंडिया को नुकसान देगी या एनडीए को नुकसान ज्यादा? देखिए, इस वक्त यदि अक्सर देखा जाए तो बीजेपी जो है पश्चिमी यूपी में भी काफी मजबूत स्थिति में है। मुजफ्फरनगर
अगर सबसे हॉट सीट, संजीव बालियान वहाँ से जो है सांसद हैं, वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रभार भी उनके पास है। तो ऐसे में पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात करें 2022 की, तो उस वक्त भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, और अब फिर से वही होता नजर आ रहा है। यदि जयंत चौधरी अकेले चुनाव लड़ते दिखाई देते हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आएंगे। वाकई में यहाँ पर मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब तमाम चीजें यहाँ पर उठ रही हैं, तमाम तरीके से यहाँ सवालात भी उठ रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी को जिस तरीके से यहाँ एनडीए या कहीं बीजेपी ने फंसा दिया है, ये वाकई में अब चिंता उनके लिए बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को इंडिया गठबंधन से तो अलग कर दिया। अब जब अलग करके एनडीए में आने के लिए उन्होंने ज्यादा सीटों की मांग रखी। अब ज्यादा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तहत जयंत को देती तो उनकी अपनी सीटें घट जाती। अब अपनी भी सीटें ना घट पाए तो इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं एक प्रकार से सामंजस्य में बैठाए रखा। डामाडोल की स्थिति लगातार रही, यहां पर कुछ भी साफ होता नजर नहीं आया। यहां पर गौर करने वाली चीज वो भी रही, जब राज्यसभा के लिए मतदान होना था मंगलवार को, तो उससे कुछ ही घंटों पहले खबर आई यहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जयंत चौधरी की मुलाकात कुछ घंटों में होनी है, ये तक खबरें थी। लेकिन क्या हुआ उस मुलाकात का, क्या कुछ परिणाम निकला, और आखिर बीजेपी ने जिस तरीके से जयंत के समर्थन से 296 वोट राज्यसभा में हासिल करते हुए 8 अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा सांसद के तौर पर फिर से, या नए लोगों को फिर से राज्यसभा सांसद की पहचान दिला दी है, अब उससे जयंत को क्या कुछ हाथ में लगा है, या फिर अब जयंत हाथ ही मलते रह जाएंगे? क्या कुछ उस पर आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।